हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं अजय सर और आज हम आप लोग के लिए सेक्शन ए का जो पहला यूनिट है अलजेब्रा उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सिलेबस समझाया हुआ था मैथ का। ठीक है ना, जो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस था उसको हमने इंट्रोडक्शन में एक वीडियो बनाया हुआ है पीछे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको अपना सिलेबस समझ में आए। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा का जो पहला टॉपिक है मैट्रिसेस, इसको कवर करने वाले हैं। देखिए सेक्शन ए के अंदर जो सबसे पहला यूनिट है वो है अलजेब्रा, और उस अलजेब्रा के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। ठीक है, जो भी बच्चे लीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। पहला टॉपिक आज शुरू होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन भी उठेंगे और ये आसान टॉपिक है। ठीक है ना, जिस पर आप अच्छे से कमांड भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहला यूनिट। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट अलजेब्रा। देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है? यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की डिफिनीशन पहले हम समझते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है और इसका यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले डिफिनीशन पे देखते हैं डिफिनीशन क्या है मैट्रिसेस की। देखिए ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और इमेजिनरी और फंक्शन अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरा ऑफ m rows and n columns is called an m cross n मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास, थोड़ा अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, जो भी बच्चे पहले से चीज़ों को पढ़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले चीज़ों को मिस कर दिए रहते हैं, पढ़े नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ सारी चीज़ें 10+2 लेवल की ही है, थोड़ा सा लेवल उसका हाई रखा जाएगा। और अगर आप पहले का नहीं पढ़े हुए हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं बेसिक कवर करते हुए चलूँगा। ठीक है, और मेरा फोकस ये रहेगा कि जब मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूँगा तो उसके जस्ट बाद मैं क्या करूँगा, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए एक टॉपिक पहले क्लियर करते हैं हम लोग, डिफिनीशन। तो डिफिनीशन में आपने देखा कि हमारे पास एम एन नंबर का एक सेट है। एम एन नंबर मतलब सपोज कि एम हमारा 2 है और एन हमारा 3 है, तो हमारे पास 6 नंबर का एक सेट है। 6 नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं? हो सकता है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 6 नंबर का एक सेट है। इस नंबर को, इन सभी नंबर्स को अगर हम अरेंज करें रो एंड कॉलम, रेक्टेंगुलर शेप में रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में, यहाँ लिखा है ना कैसे अरेंज करना है, m रोज एंड n कॉलम्स। अभी हम नंबर्स लिए हैं तो इसको रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करें। जैसे अगर हम लिखते a b c, फिर लिखे यहाँ पे d e f, तो ये इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, ये हमारा मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट रो, साथ में R1, इसको हम कहते हैं R2, और ये हमारा होता है कॉलम, इसको हम कहते हैं कॉलम, ये होता है C1 C2 C3। शॉर्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर मेरी बात को समझे आप, किसको रो कहना है किसको कॉलम कहना है। ये होता है रो और ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने रो हैं? 2 रो है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, और कितने कॉलम्स हैं? 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये बताता है कि कितने ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 2 × 3। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रो है एंड 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 3। देखिए यहाँ क्या है, m रो है n कॉलम है, तो जो भी इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m × n। अभी हम आपको m × n का मैट्रिक्स बना के दिखा रहे हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया है। देखिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को अगर हम इस टाइप से अरेंज कर दें, ऐसे भी अरेंज कर सकते थे। देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, ऐसे भी आप अरेंज कर सकते थे a b c d e f। तो देखिए यहाँ पे कितने रो बनेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2। पहले लिखा जाता है नंबर्स ऑफ रो, बाद में लिखते हैं नंबर्स ऑफ कॉलम। हमेशा याद रखिएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, नंबर्स ऑफ रो, बाद में लिखते हैं नंबर्स ऑफ
कॉलम। तो ये अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। आइए अब हम आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बना के दिखाते हैं जो आपका m क्रॉस n का बनेगा। ठीक है, तो आइए हम आपको एक मैट्रिक्स आपको m क्रॉस n का हम बना के दिखाते हैं, कैसे m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं हम। देखिए क्या, देखिए m रो n कॉलम, तो m रो n कॉलम का एक मैट्रिक्स हमको बनाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे A11, यहाँ हम लिखेंगे A12, ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे A1n। एक और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं A13। देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ A11, सर आप A11 क्यों पढ़ रहे हैं, इसको A12 क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो A11, A12, A13 लिखा है ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ A11 इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस मैट्रिक्स के अंदर 11 इस एलिमेंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। A11 क्या रिप्रेजेंट करता है? इस एलिमेंट के पोजीशन को। कैसे? A11 फर्स्ट रो, 1 का मतलब है फर्स्ट रो और इस 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। अच्छा, यहाँ पे 1 का क्या मतलब है? यहाँ पे 1 का मतलब है फर्स्ट रो और 2 का क्या मतलब है? सेकेंड कॉलम। यहाँ पे 1 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो और यहाँ पे क्या मतलब है? थर्ड कॉलम। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 1 का मतलब है फर्स्ट रो, यहाँ पे 3 का क्या मतलब है? थर्ड कॉलम। यानी कि ये एलिमेंट की क्या पोजीशन होगी? इस एलिमेंट की पोजीशन है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक इसी तरह से हम इसको देखें तो यहाँ लिखा है A1n, यानी कि फर्स्ट रो और n नंबर्स का जो कॉलम होगा उसमें इस एलिमेंट की पोजीशन होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको लिखें A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? A2n। ऐसे ही डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या लिखना होगा? देखिए 1 1 1, यहाँ भी 1 होगा, बट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ क्या हो जाएगा? m। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये m नंबर के रो में है और फर्स्ट नंबर के कॉलम में है। ये m नंबर वाला रो है और ये फर्स्ट नंबर के कॉलम में है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं AM2, AM3, m नंबर्स के रो में और 3 नंबर्स के कॉलम में। तो यहाँ क्या लिखना होगा? m n m, तो यहाँ भी हो जाएगा m और यहाँ n, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया? m क्रॉस n। क्लियर? यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है? इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स हो गया m क्रॉस n का। एक यहाँ पे देखिए mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी और फंक्शन, यहाँ पे ये नंबर्स रियल, इमेजिनरी, फंक्शन कैसे भी हो सकते हैं। इन सारे नंबर्स के सेट को हमने क्या किया है? अरेंज कर दिया है रो एंड कॉलम के फॉर्म में, जिसमें m रो और n कॉलम लिए गए हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। शॉर्ट में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Aij m क्रॉस n। ठीक है, I क्या है यहाँ पर? I है नंबर्स ऑफ रो और J क्या है? नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम। क्या मतलब है इसका? अगर I की जगह पे 1 है और J की जगह पे 2 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को। हमेशा याद रखिएगा जो पहला नंबर होता है वो रो के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकेंड नंबर लिखा रहता है वो कॉलम के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं मैट्रिक्स के। वो किस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे एक मैट्रिक्स अगर हम ऐसे लिखे 2 4 -1 √3 5 6, तो बताइए इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा? कितने रो है इसमें? यहाँ पर है R1, एक दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 3 × 2। ऐसे ही और भी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, फंक्शन के फॉर्म में भी बना सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स में भी बना सकते हैं। देखिए क्या होगा फंक्शन के फॉर्म में? x sin x
cos x एक्स स्क्वायर। तो 2 रो और 2 कॉलम, देख रहे हैं 2 रो एंड 2 कॉलम्स, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 2। और कैसे बन सकते हैं मैट्रिक्स, और भी बन सकते हैं मैट्रिक्स। 1 प्लस आई 4 2i, माइनस कर दीजिए। तो यहां भी कितने रो हैं, 2 रो 2 कॉलम। अगर आप एक और बढ़ा देंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये हो गया 3 रो एंड 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 2। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स की डिफिनीशन, मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। और उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें आपको हमने यहाँ पर कवर करा दी है। ठीक है, आपके अलजेब्रा का जो पहला टॉपिक था मैट्रिक्स, वो हो गया। मैट्रिक्स के बाद जो आएगा वो अगला टॉपिक होगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स को खत्म कर लेंगे, जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद सबसे पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स पर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जितने टाइप्स के बन सकते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है ना, तो पहले एक एक करके हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर उसके एमसीक्यू क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद जो मैट्रिक्स ऑफ टाइप है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पूरा इसका आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भी बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो जो बच्चे पहले के पढ़े होंगे वो भी भूल गए होंगे मैट्रिक्स को, तो इसलिए हम थोड़ा बेसिक को लेकर चल रहा है ताकि बच्चों को अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और नोट्स भी बनाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है स्टूडेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, देखिए इसके पहले हम लोगों ने देख लिया मैट्रिक्स, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, उनकी डिफिनीशन क्या होती है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला है रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक रो होगा। देखिए यहां पर सिर्फ एक रो है, बट कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 4। पहले हम किसका नंबर लिखते हैं, रो का, बाद में किसका नंबर लिखते हैं, कॉलम का। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसी तरीके से क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा, ऐसे सीधा एक कॉलम होगा, तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आप बताओ इसमें रो कितने हैं 1 2 3, बट कॉलम कितना है 1। तो पहले रो लिखा जाएगा, बाद में क्या लिखेंगे, कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 इंटू 1। ठीक है, एकदम क्लियरली समझिए। रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में बेसिक सा डिफरेंट है, ये सीधा होगा, ये ऐसे होगा, यानी कि इसमें सिर्फ एक रो होगा और इसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगला टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब रो और कॉलम के नंबर इक्वल हो जाए। यहां देखिए जितने रो होंगे उतने ही कॉलम है, 1 2 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है 2 4 6 2। आप देखेंगे ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी रो और कॉलम के नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, रो और कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये दिमाग में बैठाइए, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इसमें हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि ये सिंपल सा था, तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। लेकिन जो आपको थोड़ा सा भूल सकता है, इसलिए उसमें क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे साथ में। तो थोड़ा यहाँ स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर आपको स्टेटमेंट हम सुनाते हैं। ठीक है, देखिए अभी एग्जाम्पल क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी m इंटू एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, b इक्वल टू बी आई जे से। इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दैट इज ए मैट्रिक्स
बी आई जे एम इंटू एम, देखिए यहाँ पर एम इंटू एम होगा, सॉरी एम इंटू एम इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। इसका क्या मतलब है, देखिए आप लोगों ने ज़्यादातर इसके पहले जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है डिप्लोमा में, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको हिंदी में ही समझा रहे हैं, लेकिन केवल स्टेटमेंट जो है इंग्लिश में लिखे हुए हैं, क्योंकि अब आगे आपको जो भी पढ़ना है वो इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे हमने सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट क्लियरली आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा गया है डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी कि डायगोनल जिस भी, देखिए एग्जाम्पल समझेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी कि जो इसके अंदर का जो भी डायगोनल होगा, डायगोनल किसे कहते हैं पहले ये तो समझिए। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो होता है ये डायगोनल होता है, 2 - 2 और 6, इसी को हम डायगोनल कहते हैं, हिंदी में विकर्ण कहते हैं, ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेन डायगोनल, ठीक है ना, ये इसका डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनल कैसा होना चाहिए, यहां पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, समझेंगे। अभी इसको हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, फिर इसका एग्जांपल बता रहे हैं कैसे बनेगा, डायगोनल कैसे बनेगा। सपोज कि एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट अगर हम इसके डायगोनल को इसको छोड़ दें और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इस डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, शून्य है। ठीक है, हमने स्टेटमेंट भी यही लिखा था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स बी आई जे एम क्रॉस एम इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल, मतलब नॉन डायगोनल का मतलब क्या है, डायगोनल को छोड़कर आर 0, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी कि इसको छोड़कर बाकी सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। एक चीज ध्यान से समझेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 2 × 2 ऑर्डर का भी एक एग्जांपल हो सकता है, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3। एक और एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हम देते हैं आपको, जैसे यहाँ हो गया 4 0 0 और यहाँ हो गया 5, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसका भी जो डायगोनल है ये इसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0। और इस स्टेटमेंट के लास्ट में ये चीज लिखा हुआ है, इसको जरूर समझें, क्योंकि इसी स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बन जाता है, आपका MCQ बन जाता है। कैसे बनता है क्वेश्चन, समझेंगे। यहाँ लिखा है बी आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसमें एक बात समझें, अगर हम इसको एक नंबर दें, बी आई का नंबर दें हम 1 और जे का नंबर दें 2, तो आप बताइए कि B12 इस मैट्रिक्स में, इसको B से डिनोट कर दीजिए, ठीक है, B12 इस मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, B12 इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बताओ। 1 का मतलब है फर्स्ट रो, 2 का मतलब है सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पर जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम इन दोनों का नंबर आपस में इक्वल नहीं लेंगे, जैसे यहाँ हमने 1 लिया, यहाँ 2 लिया, तो 1 नॉट इक्वल टू 2 है ना, तो 1 यानी आई नॉट इक्वल टू जे के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, अगर हम इक्वल ले तब, इसको इक्वल ले तब, तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों इक्वल ले लें, यानी 2 2 ले लें, या फिर 1 1 ले लें, या फिर 3 3 ले लें, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, बताइए। B22 क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहां पे क्या हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए क्या मिला, 6, ये 0 है, नॉन 0 है, ये क्या है, नॉन 0 है। अच्छा, B11 के लिए क्या मिलेगा, B1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 मिलेगा, ऐसे ही इसके लिए क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ये सभी क्या है, नॉन 0 है। हम इस बात को क्यों इतना समझा रहे हैं, आप इस बात को समझें।
जब आपको हम एमसीक्यू बताएंगे तो आप देखिएगा एमसीक्यू इसी स्टेटमेंट पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, ये आपको न भी पता रहे तो कोई बात नहीं, बस ये एक लाइन आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इफ bij इक्वल टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j, यानी कि इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी जब i नॉट इक्वल टू 0 होगा। किसके लिए? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। हमने यहाँ पे समझा भी दिया आपको। ये तीनों केस में, इन तीनों केस में यानी 2, 6, 10 में i नॉट इक्वल टू क्या है? j है। देखिए सॉरी i इक्वल टू क्या है? j है। देखिए 2 2 1 1 3 3 आपस में इक्वल है, बट जैसे ये नॉन जीरो हो जाएगा b12 तो ये जीरो आने लगेगा। अच्छा b23 ये भी जीरो आने लगेगा, आप देख सकते हो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम जीरो आएगा। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हुआ। इसके बेसिक डिफिनेशन ये है, दिमाग में बैठा लीजिए कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। इसके डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर डायगोनल के अंदर तो ये जो नंबर लिखा है, क्या इसमें कहीं जीरो हो सकता है? 2, 6, 10 में कहीं जीरो हो सकता है? देखिए हमने कहा डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर कोई एक जीरो है तो उसकी बात अलग है, लेकिन सभी एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये चीज आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। अभी इसको और एक बार हम रिवाइज करते हैं, पहले इसको थोड़ा समझा देते हैं, फिर ये तीनों एक टाइप के मैट्रिक्स हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखें अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स की ही तरह स्केलर मैट्रिक्स भी है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट है, बहुत बेसिक डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है समझाते हैं, समझिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स यहां हमने लिखा था ये स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल होने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल बनाने के लिए उसका स्क्वायर होना कंपल्सरी है। यानी कि ये मैट्रिक्स डायगोनल की डिफिनेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्केलर मैट्रिक्स तब डिफाइंड होगा, तब परिभाषित होगा जब ये ऑलवेज क्या होगा? डायगोनल होगा। क्लियर? इसीलिए हमने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, इसके स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स इक्वल हो। देख रहे हैं एग्जांपल, देखिए यहाँ एग्जांपल समझिए। किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हो, एक जैसा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये अलग अलग होगा तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। देख रहे हैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सभी एलिमेंट जीरो है और ये क्या है? सेम नंबर है, सभी नंबर सेम होने चाहिए। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए, वही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम के लिख दें तो यहाँ पे के हो जाएगा। अच्छा सर इसको डायगोनल कर सकते हैं क्या? हाँ, ये भी एग्जाम्पल डायगोनल का ही है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो हमको ये डायगोनल के रूप में मिल जाएगा और ये नॉन जीरो है। तो डायगोनल हमारा नॉन जीरो होना चाहिए और सेम होना चाहिए। डायगोनल यहाँ पे कैसा होना चाहिए? सभी नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब सभी के सभी नंबर जीरो नहीं हो सकते हैं और सेम नंबर होना चाहिए। क्लियर? तो उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ अगर सेम नहीं है तो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ इतना डिफिनेशन याद रखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ये सभी जो डायगोनल है ये 1 1 1 होगा। आइडेंटिटी को हिंदी में कहते हैं इकाई या तत्समक। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा उसके अंदर डायगोनल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाने में, जब भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा यूज इस मैट्रिक्स का करेंगे, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स का करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझे। अगर सिर्फ 1 लिखा है तो इसका ऑर्डर है 1, ठीक है ना, इसको हम I1 से शो करेंगे। अगर 2 into 2 ऑर्डर का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, लेकिन इसका डायगोनल क्या है? 1 1 1 है, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। एक और लिख सकते हो आप I3, क्या लिख सकते हो? 1 0 0 0 1 0
0 0 1। इसको क्या कहोगे आप? आइडेंटिटी कहोगे। ठीक है, क्लियर? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका। कब आइडेंटिटी बनेगा? जब डायगोनल हमारा क्या होगा? 1 1 1 होगा। अच्छा सर एक बात बताइए कि क्या ये 1 1 1 है तो इसको हम स्केलर भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते स्केलर? क्योंकि स्केलर का जो डिफिनीशन था वो क्या है? ये नंबर इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे सभी नंबर इक्वल हैं। लेकिन 1 1 1 होने से इसको एक अलग पहचान दिया गया है, एक अलग इसको परिभाषा दिया गया है। वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी अलग डिफिनीशन है। तो इसलिए इसको हम आई से शो करते हैं, कहीं भी इसको आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही समझेंगे। ठीक है, बट क्या ये आइडेंटिटी है? चलिए, आइडेंटिटी तो स्केलर बन गया, बट क्या स्केलर आइडेंटिटी बनेगा? स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगा? ये नहीं। आइडेंटिटी कैसे बनेगा? आइडेंटिटी होने के लिए यहाँ 1 1 1 होना चाहिए था, तब ना बनेगा। तो हर एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं बन सकता। हाँ, ये बन गया 1 1 1 था। तो अब आपको ये तीनों मैट्रिक्स समझ में आ गया? एक बार अच्छे से समझिए। एक बार हम तीनों को फिर से एक ही साथ समझा देते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा कि आपके डायगोनल के सभी एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी नॉन जीरो, मतलब जीरो होंगे और ये नॉन जीरो होगा। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल इक्वल नंबर होगा और बाकी सभी जीरो होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल 1 1 1 होगा, बाकी सभी जीरो होंगे। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स का बेसिक डिफिनीशन था और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका टॉपिक हुआ खत्म। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। कोई भी डाउट होगा आप चैट बॉक्स में बताइएगा। आप इसको वीडियो पोस्ट करके पूरा एक बार इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए, नोट्स बनाएंगे तो लास्ट टाइम में जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन तो साथ में ही करना है, लेकिन अगर आप लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास नोट्स होगा। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक कॉपी पेन लेना है और उस कॉपी में पूरा डिटेल जितना हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, जितना बस उतना आपको नोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपका पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा। ठीक है, जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे सारा का सारा हम एमसीक्यू आपका करवा देंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप सिर्फ जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना रिटन में पढ़ें, लिखें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो इसको बताएं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको नहीं डिफाइन किए, इसका क्या मतलब है, और सर इसको भी नहीं बताएं क्या मतलब है। ये वही मतलब है जो हमने यहाँ पे समझाया आपको, इसके बारे में जो हम यहाँ पे समझा रहे थे। यहाँ पे क्या मतलब है? बी आई जे इक्वल टू 0 वेन आई नॉट इक्वल टू जे, बी आई जे इक्वल टू के, आई इक्वल टू जे। यानी अगर ये नंबर इक्वल होंगे तो हमेशा आपको ये नंबर मिलेगा, हर जगह कांस्टेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, इसको आप कांस्टेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, इसको लेमडा कर सकते हो, कांस्टेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब ये सेम मिलेगा। ठीक है ना, एक ही नंबर सेम मिलेगा। और अगर ये आई नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या मिलेगा? जैसे आई नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास आ गया B2 3, तो ये यहाँ पे आई नॉन इक्वल टू जे है। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब 2 3 के इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है 0 मिलेगा। आपको नहीं अगर क्लियर है तो यहाँ पे देख लीजिए। 2 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड रो। 2 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड रो। और 3 का मतलब क्या हुआ? थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में क्या आएगा? 0। क्लियर? ऐसे ही आइडेंटिटी के लिए देखिए इस स्टेटमेंट पे ना क्वेश्चन बनेंगे इन दोनों पे। अभी हम आपको क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे। देखिए यहां पर इसका क्या मतलब हुआ? ए आई जे का मतलब 1 0 इफ आई इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे। हर बार 1 1 1 मिलेगा और जब नॉट इक्वल रहेगा तो 0 मिलेगा। क्लियर? ये बेसिक बातें हैं, जब आपको क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगे। अभी देखिए मैट्रिक्स का टाइप खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ और टाइप्स के मैट्रिक्स है 2-3, उसको बता लेते हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-3 और मैट्रिक्स के टाइप है इधर इस वाले टॉपिक में, तो इसको कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको एमसीक्यू बताते हैं। 2 और मैट्रिक्स है स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है आपका मैट्रिक्स का, कौन सा नंबर है ये? इसके पहले हमने आपको मैट्रिक्स के 6 टाइप बताए हैं, अब ये आपका 7वां और 8वां टाइप। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स पे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्या है मैट्रिक्स? अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए समझते हैं किसे कहते हैं अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, इसको आप
स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m इंटू एम लिख सकते हैं। इज कॉल्ड एम अपर ट्रिबुलर मैट्रिक्स, हमने शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा समझिएगा इसको। अपर ट्रिबुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। आप ऐसे समझें कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को ले लीजिए, अगर उसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसको अपर ट्रिबुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अपर ट्रिबुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर उसके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो तो उसको लोअर ट्रिबुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके इधर के सारे एलिमेंट 0 है तो लोअर, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 है तो अपर। थोड़ा उल्टा बोलना है ना, हाँ उल्टा ही समझना है। इसको ट्रिक से आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इसको उल्टा ही समझना है कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अगर 0 है तो अपर बोलना है, अगर ऊपर के एलिमेंट 0 है तो लोअर बोलना है। अब बेसिक डिफिनीशन क्या है इसकी? इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, मतलब जब भी आई का नंबर, आई मतलब रो का नंबर ग्रेटर देन जे यानी कि जे से बड़ा होगा, यानी कि कॉलम से बड़ा होगा, तो उस एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। वो एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कैसे दिखाते हैं आपको? आई जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं A4 A32, तो बताइए 32 से बड़ा है यानी कि आई जे से बड़ा है। तो आइए इसकी पोजीशन चेक करते हैं, इसमें वो क्या होगा। 3 का मतलब है थर्ड रो, और 2 का मतलब है सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम पे यही एलिमेंट मिलेगा और इसकी पोजीशन क्या हो गई? 0। ये जरूर याद रखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन इस पर बनेंगे। अभी हम आपको इस टॉपिक के बाद से क्वेश्चन बताएंगे, आप देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट बात है ये। आई ग्रेटर देन जे होगा तभी अपर ट्रिबुलर होगा, और आई लेस देन जे होगा तो लोअर ट्रिबुलर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? एक और बताते हैं इसमें। A41 यहाँ देखिए, आई ग्रेटर देन जे यानी कि 4 1 से बड़ा है, तो यानी कि इस कंडीशन पे अगर 4 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या मिलेगी? 0। कैसे? देखिए 4 रो यानी कि फोर्थ रो में आप देखेंगे, चौथे रो में आप देखेंगे और पहले कॉलम में, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? 0। A41 की वैल्यू क्या है? 0। A41 41 मत पढ़िएगा आप लोग, ठीक है? जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िएगा। A41 A41 की वैल्यू क्या है? ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है? A41 की वैल्यू क्या है? 0। तो ये समझ में आ गया। आई ग्रेटर देन जे के लिए क्या होगा? अपर ट्रिबुलर। आई लेस देन जे, अब इसका अपोजिट ले लो आप, यहाँ A32 की जगह पे आप 23 ले लो, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगेगा ये, यानी कि आई जे से छोटा है। तो अगर आई जे से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। देख लीजिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, यहाँ पे क्या मिला? 0। ठीक है, ये 3 इंटू 3 आर्डर का मैट्रिक्स है ना, 3 इंटू 3 आर्डर का मैट्रिक्स है। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, हमको डायगोनल तभी मिलता है जब मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, और डायगोनल मिलेगा तभी हमारा अपर या लोअर ट्रिबुलर मैट्रिक्स मिलेगा या बनेगा। क्लियर? आपको दोनों मैट्रिक्स समझ में आ गया? जब भी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे तो नीचे के 0 है तो अपर ट्रिबुलर मैट्रिक्स, ऊपर के 0 है तो लोअर ट्रिबुलर मैट्रिक्स। क्लियर? आइए अब क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि इतने ही टॉपिक पर 2 ही टॉपिक अभी हमने पढ़ाया है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपने देखा, देखिए कई बार हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, तो इसका मतलब भी समझ लीजिएगा। मैट्रिसेस का मतलब है कि एक से ज्यादा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का मतलब है एक मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स के बारे में बात की जा रही है। सिंगुलर मैट्रिक्स की बात की जा रही है, पुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम मैट्रिक्स बोलेंगे हर जगह, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है और फिर बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। जो हमने 2 टॉपिक पढ़ा दिया उस पर 2 MCQ क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ठीक है? और भी क्वेश्चन लेने हैं। वो टाइम जब हम MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको रूल पता होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए पहले हमने टॉपिक क्लियर किया है और फिर अब उस पर हमने MCQ क्वेश्चन लिया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहले से ही मैट्रिक्स को पढ़े हुए हैं और उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, वो बस चाहते होंगे जल्द से जल्द सर MCQ क्वेश्चन बताएं। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको रूल भी जानना जरूरी है, मैट्रिक्स की डिफिनीशन, मैट्रिक्स के टाइप, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, तभी आप बेसिक क्वेश्चन लगा पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आएगा, आपको पता है एक क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम 1 मिनट समथिंग
सेकंड मिलेंगे, कुछ सेकंड मिलेगा और 1 मिनट मिलेगा। तो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। तो सोचिए किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन तो आने ही नहीं है। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ट्रिक पे होंगे और तुरंत हो जाएंगे, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तब। तो आइए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। पहले टॉपिक पे जो हमने पहला टॉपिक क्लियर किया अभी, उससे 2 क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। पूछा है कि ए मैट्रिक्स ए आई जे इज एन अपर ट्यूबुलर मैट्रिक्स इफ, यानी कि एक मैट्रिक्स अपर ट्यूबुलर मैट्रिक्स कब कहा जाएगा या कब होता है। ऑप्शन दिया है इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए आई जे इक्वल टू 0 आई लेस देन जे। ठीक है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए आई जे इक्वल टू 0 आई ग्रेटर देन जे। इट इज ए नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए आई जे इक्वल टू 0 आई लेस देन जे, और इट इज ए नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए आई जे इक्वल टू 0 जे ग्रेटर देन आई लेस देन जे ग्रेटर देन आई। यहाँ पे बेसिक से डिफरेंट बस दिया है, नॉट स्क्वायर दोनों में, इसमें स्क्वायर। तो पहली बात हमने आपको अभी बताया है डेफिनेशन इसके पहले कि जब तक वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक उसमें डायगोनल नहीं मिलेंगे, और जब डायगोनल ही नहीं बनेगा तो इसका मतलब है वो उसमें कोई अपर ट्रिंगुलर लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स वाली कोई बात नहीं आती है। तो यहाँ तो साफ लिखा है ये नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो नहीं है, तो ये ऑप्शन सही भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। बच गया ए और बी। अब ए और बी में स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए आई जे इक्वल टू 0 है, ए आई जे इक्वल टू 0। अभी हमने ये थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। अब लेकिन आपको याद कैसे रहेगा, आप तो भूल जाएंगे, लेकिन आपको एक बात तो याद रहेगा ना कि सर ने बताया था कि हाँ अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो नीचे के एलिमेंट 0, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, और लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं। इतना तो हमने बताया था। ये बात याद रहेगी दिमाग में। तो फिर भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ओ माय गॉड अब क्या करें हम, यहाँ तो आई लेस देन जे है, यहाँ आई ग्रेटर देन जे है, किसके लिए होगा। तो इतना सोचना नहीं है आपको, तुरंत एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाना है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। हमको तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई करना है ना, तो एक अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स तुरंत बना लेंगे 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, कैसा बनेगा, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स की बात किया है तो नीचे के एलिमेंट 0 कर देंगे, यानी 1 2 3 इसके नीचे के एलिमेंट को हम 0 लिख देंगे और ऊपर के एलिमेंट को कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बन गया। यही तो लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल बन मिला, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है और ऊपर के एलिमेंट क्या है, नीचे के एलिमेंट 0 है, ऊपर के एलिमेंट 0 नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जब भी नीचे के 0 होंगे तो अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अब थोड़ा देखते हैं कि ये 0 कब मिल रहा है हमको, ये किस एलिमेंट की पोजीशन है, ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि A21। A21 क्या हो रहा है, 0। ये 0 कब मिल रहा है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या मिल रहा है, 0। तो अब आप देखिए कि I बड़ा है कि J बड़ा है, तो यहां से देखने से पता चल जाएगा कि I ग्रेटर देन क्या है, J, क्योंकि जो पहला नंबर है वो I का है, दूसरा नंबर जो है J का है, तो I ग्रेटर देन J। तो बताइए यहाँ I लेस देन J है तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, 2 ऑप्शन तो पहले ही सही नहीं था नीचे का। यहाँ I लेस देन J है और यहाँ I ग्रेटर देन J है, यानी कि B वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही है। देखिए दोनों में 0 हो रहा है लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर, समझ में आ गया। आपके नीचे के तीनों एलिमेंट 0 है तो तीनों एलिमेंट में ये केस, ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं पढ़े होंगे तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन अगर इसी टाइप का पूछेगा तो फंस जाएगा, हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन नहीं आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको डाउट होगा कोई भी चीज तो आप हमको बताइएगा, हम इसको फिर से हम बता देंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है, वो सेट हमने मिटा दिया क्या, ये चलिए हम एक बार लिख देते हैं जल्दी से। 100250467 हमने समझाया था कि यहाँ पे डायगोनल है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 है तो ये अपर ट्रिंगुलर है, और अपर ट्रिंगुलर के लिए क्या केस बनना चाहिए, यहाँ पर जो एलिमेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये 0 है यानी कि I J से बड़ा है तो I ग्रेटर देन J, इसलिए ऑप्शन बी सही है। आप नोट भी करना चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि अगर आपके पास 8 नंबर एलिमेंट हो, मतलब 8 एलिमेंट हो आपके पास, जैसे हमने डिफिनीशन बताया था ना, पहले डिफिनीशन जो बताया था उस पर देखिए, तो टाइप पे हो गया,
टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन हो गया, डिफिनीशन के ऊपर है। कैसे आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम अभी क्वेश्चन को बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये डिफिनीशन के ऊपर है। देखिए कैसे, सपोज हमारे पास 8 नंबर्स के एलिमेंट मतलब नंबर्स के एक सेट है और उस 8 नंबर से हमको मैट्रिक्स बनाने हैं। तो 8 नंबर हमारे पास है, उससे हमको मैट्रिक्स बनाना है। तो कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, कितने संभव ऑर्डर पॉसिबल, यानी संभव ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर हैं, ये पूछा गया आपसे। तो मान लीजिए कि हमारे पास 1 से लेके 8 नंबर हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार तो हम सीधे सीधे 1 से लेके 8 नंबर तक लिख देंगे। एक बार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 मैट्रिक्स तो ऐसे बन गया, एक रो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स। अगर 8 नंबर्स को हम ऐसे लिख दिया, 8 एलिमेंट्स को, तो एक रो मैट्रिक्स बन गया, एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 × 8 और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका 8 × 1। कैसे सर, कैसे 1 × 8 हो गया, क्योंकि इसमें एक रो होगा और 8 कॉलम होंगे। सभी नंबर्स को अगर आप लिखना चाहें तो लिख के देख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। एक रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 8 रो बनेंगे, सॉरी 8 कॉलम बनेंगे और ये फर्स्ट रो। और क्या बनेगा, और भी बनेगा। देखिए 8 है ना, तो आप क्या करिए, 4 एलिमेंट ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना बना, 2 रो और 4 कॉलम। इसका एक बार अपोजिट भी बन सकता है ऐसे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना रो बना, 1 2 3 4 और कितना कॉलम बना, 2। तो 4 बन रहे हैं। तो क्या हम ऐसे पता करेंगे, ऐसे पता करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास 50 एलिमेंट होगा, तो हम 50 एलिमेंट बना के ऐसे चेक करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है, सिंपल तरीके से। कैसे सिंपल तरीका क्या होगा, देखें सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। आप ये पता करो कि 8 को फैक्टर करने से कितने टाइप से आपको 8 मिलेगा, बस आप ये पता करो। एक बार तो 1 × 8 मिलेगा, एक बार 8 × 1 मिलेगा, एक बार आपको 2 × 4 मिलेगा, एक बार आपको 4 × 2 मिलेगा। क्या और कोई तरीका है जिससे आप 8 पा सकते हैं फैक्टर करके उसका? नहीं, और कोई नंबर 2 ऐसे नंबर नहीं है जिनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं मिलेगा तो कितने बार मिला, कितने संभव ऑर्डर है, यानी कितने पॉसिबल ऑर्डर है, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 8 की जगह पर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 9 एलिमेंट हो गए, तो 9 एलिमेंट के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे जिससे हम 9 पा सकते हैं? पहले तो 9 × 1 होगा, फिर 1 × 9 होगा, फिर 3 × 3 होगा, और फिर अब क्या होगा, इसको बदलेंगे भी तो 3 × 3 होगा, 9 3 बार मिलेगा ही। तो 3 पॉसिबल ऑर्डर 9 एलिमेंट के लिए होंगे। अगर 12 होंगे तब, अगर हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं तब कैसे, तो हमको मिलेगा 12 × 1, 1 × 12, तो सब में मिलेगा ये दोनों। इसके बाद 4 × 3, 3 × 4, 6 × 2, 2 × 6, अब तो नहीं मिलेगा। 6 पॉसिबल ऑर्डर हैं, ठीक है ना, क्लियर? बना पाएंगे? अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा तो आप बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन 10+2 लेवल के, और कुछ क्वेश्चन उससे भी ऊपर लेवल के। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल का, ये 10+2 लेवल का है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, बुक से ही क्वेश्चन लिखे जाते हैं, कई बाहर से क्वेश्चन नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हमको लगेगा कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर लेके आएंगे और बताएंगे। आपको क्लियर हुआ? अब कितने भी आपको एलिमेंट मिल जाएंगे तो आप बना सकते हैं ना। अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 50 एलिमेंट होगा तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। एक और बना देते हैं 13 एलिमेंट के लिए। अगर आपके पास 13 एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर बनेंगे? इसमें सिर्फ 2 बनेगा, 13 × 1 और 1 × 13। और कोई तरीका ही नहीं जिससे आप 13 पा सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्लियर? एक रो मैट्रिक्स बनेगा, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नोट करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से आप वीडियो पूछ करके नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन तो हमने बता दिया, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे, उसको भी बताएंगे, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, और उस पर भी MCQ क्वेश्चन। तो जितने लोग आज का वीडियो देख लिए हैं वो सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे, अपना जो 2 MCQ करवाएं, दोनों क्वेश्चन को लिख लेंगे
और जो भी डाउट होगा उसको चैट बॉक्स में बता देंगे। अगर आपको मेरी लैंग्वेज से कोई दिक्कत हो रही हो या फिर कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको चैट बॉक्स में हमको मैसेज करके बताइएगा, उसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सही कर दें, ठीक है। आपको अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप हमको बताएंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें और पढ़ाई शुरू कर दें। हम डेली बेस पर एक लेक्चर अपलोड करेंगे, डेली का डेली, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक, मैट्रिक्स का ही अगला टॉपिक और कुछ MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।